यस, वी आर लाइव। एक बार वॉइस कंफर्म कर दीजिए, मेरी आवाज आ रही, क्विकली बता दो। हाँ जी, वॉइस कंफर्म कर दीजिए। एक बार आवाज कंफर्म करिए। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो काफी मतलब थोड़ा सा लेट हो गए, और लेट पता नहीं क्या है, क्यों हो जाते हैं, कुछ नहीं पता। चलिए, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जब तक चर्चा करते हैं, फिर बाकी सेशन को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कैसे क्या करना है हमें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये है लेक्चर नंबर 4, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर, 3 सेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। वैसे तो सेशन ज्यादा हो गए थे, बट थ्योरी बेसिस पर 3 सेशन हुए थे। और अगर आपको याद हो, तो हमने कंप्यूटर सिस्टम को कंप्लीट समझ लिया था। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम था, वो कॉम्बिनेशन था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। वहीं अगर हम कंपोनेंट की बात करें, तो हमारे जो कंपोनेंट थे उसमें इनपुट, आउटपुट, सीपीयू, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। यानी सीपीयू को हम कहीं ना कहीं, प्रोसेसर को हम कहीं ना कहीं समझ चुके हैं। यानी बाकी दो कंपोनेंट मेन रूप से बचे, एक तो इनपुट आउटपुट दोनों कंबाइंड है, और मेमोरी। तो आज जो है वो हम इनपुट आउटपुट डिवाइस को स्टार्ट कर रहे हैं। और इनपुट आउटपुट को ही हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। अब पेरिफेरल क्यों, कैसे? शॉर्ट में से हम पीडी के नाम से जानते हैं। पीडी, पी फॉर पैरेट, डी फॉर डॉग वाला। यानी हमारे लैपटॉप, पीसी में जब आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस दोनों के कॉम्बिनेशन की बात हो, तब हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। यानी अकेला इनपुट बोला जाए तो इनपुट डिवाइस, अकेला आउटपुट बोला जाए तो आउटपुट डिवाइस, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बोला जाए तब पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? यानी आज हम पेरिफेरल, और भाई पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है कंप्यूटर सिस्टम, तो उसका थ्योरी, एमसीक्यूज, पीडीएफ में, लाइव क्विज, सब कुछ मैं आपको करा चुका हूं। 3 चीजें मैंने आपको बताई थी कि थ्योरी करना है, पीडीएफ में क्वेश्चंस करने, और तीसरा था क्विज वाला। तीनों हो चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है जिसका नाम पीडी है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और कुछ स्टूडेंट की क्वेरी थी कि सर आप बता दिया करो कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी नोटबुक में क्या नोट करना है। वैसे तो हर वीडियो में बता देता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट कर दूंगा आज की क्लास में, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ऐड करना होता है हमें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें वीडियो। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं करता हूं सीधा सेशन की शुरुआत, और वहीं से हम समझेंगे कि कैसे क्या क्यों जाना है हमें। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे कि सर आप YouTube पर क्लास लेते हैं, और ये फिर हमने पैसा क्यों दिया था। देखो भाई, क्लास का क्या है कि बिना लिंक के आप क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो आप खुद जाके चेक कर लीजिएगा कि लिंक्स के बिना क्या आप इन क्लासेस को एक्सेस कर पाए। कर पाए तो बता देना, मैं रिफंड कर दूंगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हम भी जानते हैं कि कोई मनी देता है तो उसको इतना सीक्रेटफुल क्लास मिले कि कम से कम उसे भी लगे कि हाँ मैंने मनी दे के लिया है, अदरवाइज तो फिर कोई भी ले लेगा, जानते हैं ना आप। और भाई
जिन लोगों का जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जब भी पूछा जाए कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर रखा करो। उससे होता क्या है कि आपकी एक्टिविटी बनी रहती है। मेन एक्टिविटी होती है। स्टार्ट करें। चलिए, वैसे तो जब कंपोनेंट को पढ़ा था तो दोनों टर्म ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट क्या है। कंप्यूटर के कंपोनेंट पे हमने बात की थी, इसको अगेन रिपीट करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ब्लॉक डायग्राम हमने पढ़ा था कंप्यूटर का। और उसी ब्लॉक डायग्राम में अगर आपको याद हो कुछ ऐसा ब्लॉक डायग्राम था, कुछ ऐसा ब्लॉक डायग्राम, यहाँ पर हमारा इनपुट डिवाइस था, यहाँ पर हमारा आउटपुट डिवाइस था, यहाँ पर हम सीपीयू को रख रहे थे, यहाँ पर हमने मेमोरी को रखा था, और सीपीयू में उसके कंपोनेंट आ जाते हैं। याद है, इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, डेटा को इनपुट कराते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, डेटा को आउटपुट करते हैं। बस यही डेफिनेशन था ब्लॉक डायग्राम से, समझा था हमने। अब इनपुट डिवाइस क्या है, सेंड डेटा एंड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में अगर कोई डेटा इंस्ट्रक्शन आपको भेजने हैं तब आपको इनपुट डिवाइस के साथ जाना है। ठीक है, यानी कंप्यूटर में भेजना है, किसी प्रकार का हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के। यहाँ पे लिखा भी है पीडी, इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों का कॉम्बिनेशन। आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या है, सर रिसीव डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर से डेटा को रिसीव करे। अब यहाँ पर दो प्रकार का डेटा रिसीव होता है, एक हार्ड में होता है, एक साउंड सिग्नल में होता है, और सॉफ्ट में भी होता है। तो अलग अलग डिवाइस का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये आउटपुट डिवाइस समझ जाते हैं। अब बात आती बोथ। बोथ का मतलब क्या है, सर वो डिवाइस जो इनपुट भी है और आउटपुट दोनों पर काम करती हैं, यानी ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा को सेंड करें और कंप्यूटर से डेटा को रिसीव करें, दोनों बेस पर जो काम करती है वो बोथ का काम करती है। सिंपल सा मतलब है। अब सबसे पहला तो इन तीनों का डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, बहुत आसान सा है। पहला पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है वो है एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस, यानी इनपुट डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइस आती है। दूसरा, इसी में आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तीस आउटपुट इनपुट बोथ कौन सी है। समझ में आया, यानी अगर आप इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का बेसिक सा क्वेश्चन करना चाहते हो, और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ही यही है कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है, और इनमें से वो डिवाइस कौन सी जो दोनों पर काम करती है। पहला बेसिक सा सवाल। दूसरा सवाल जो पूछा जाता है एग्जाम में, इनवैलिड, यानी इनमें से कौन सी इनपुट नहीं है, इसका मतलब आउटपुट है। इसमें से कौन सी आउटपुट नहीं है, इसका मतलब इनपुट है। तो ऐसे ये दो कॉमन सवाल है। अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस से आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर हार्ड कैटेगरी में, यानी जो हमारा डिफिकल्ट कैटेगरी होती है, अगर इनपुट आउटपुट में आया तो वो एक क्वेश्चन चला जाएगा, बाकी 2 क्वेश्चन ज्यादातर इसी कंसेप्ट पर पूछे जाते हैं कि एग्जाम्पल्स कौन सा वैलिड और इनवैलिड है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, हमें इनपुट डिवाइस जो नाम बताए जाए तो कैटेगरी जरूर ध्यान रखना। वैसे तो आज मैं इनपुट डिवाइस ही पढ़ाऊंगा, कल हम आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पर आता है कीबोर्ड। अगर कॉमन और सबसे प्राइमरी इनपुट डिवाइस की बात करें तो हमारा कीबोर्ड और माउस दोनों होते हैं। यानी पूछा जाए कि सबसे प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन सी है, कीबोर्ड और माउस दोनों। जब हम कीबोर्ड की बात करते हैं तो कीबोर्ड में मैंने और लोगों की तरह पूरा ऐसे नहीं लिखा है कि राम कहानी लिख दूं, मैं की पॉइंट लेके आया हूं। जिससे होता क्या है, आपको ध्यान से सुनते हैं, आप ध्यान से सुनते हैं तो कीबोर्ड के रिगार्डिंग मैं वही चीज आपको बता रहा हूं। कीबोर्ड के रिगार्डिंग ये जो पॉइंट लिखे ना 104 और 105, इसका मतलब क्या है, सर इसका मतलब है कि हमारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो नंबर ऑफ कीज होती हैं वो 104 और 105 मिलती हैं। दूसरा पॉइंट है कि कीबोर्ड को नेटवर्क में शेयर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, यानी कीबोर्ड को एक से ज्यादा यूजर यूज नहीं कर सकते एक ही समय में। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना, वही होता है नेटवर्क।
तो नेटवर्क में आपका कीबोर्ड शेयर नहीं होता है। 2 पॉइंट क्लियर हुए। अगर आप कीबोर्ड को पढ़ना, वैसे कीबोर्ड मुझे नहीं लगता आप कीबोर्ड के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि कीबोर्ड आप टाइपिंग करते हैं तो कीबोर्ड, आप कंप्यूटर लैपटॉप देखते हैं, मोबाइल देखते हैं तो कीबोर्ड, हर समय कीबोर्ड आपके सामने आता है, ठीक है। लेकिन कीबोर्ड पढ़ने के थोड़े तरीके अलग हो जाते हैं। कीबोर्ड अगर पढ़ना चाहते हो तो कीबोर्ड की कीज को आप क्लासिफाई कर दीजिए। क्लासिफाई का मतलब है कि कैटेगरी डिवाइड कर दी, जिसमें मैंने कुछ कैटेगरी डिवाइड किए हैं। पहला स्पेशल कीज, दूसरा मॉडिफायर की, तीसरा टॉगल कीज और चौथा नेविगेशन की या फिर नेविगेटर कीज। इनको बारी बारी के से समझते हैं। और एक और यहाँ पर टाइप होता है जिसे हम फंक्शन कीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फंक्शन कीज के नाम से जानते हैं। फंक्शन की कितनी होती हैं सर? F1 से लेकर F12 तक हमारी फंक्शन कीज होती हैं। हमारे कीबोर्ड के सबसे टॉप पर होती फंक्शन कीज। तो ये कीबोर्ड की कैटेगरीज है। फंक्शन की को मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों? क्योंकि फंक्शन की को शॉर्टकट की में हम पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन कैटेगरी बेस पर आप जरूर याद रखना कि फंक्शन कीज भी कीबोर्ड का पार्ट होता है। अब हम बात करते हैं स्पेशल कीज के। स्पेशल कीज में सबसे पहले, स्पेशल मतलब इन कीज का अलग अलग यूज होता है, मतलब एक मेन यूज के साथ हम पढ़ेंगे। वैसे पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग यूज हो जाता है कभी कभी, लेकिन यहाँ पर हम बेसिक सा यूज देखेंगे, सबसे कॉमन सा। जैसे जिसमें सबसे पहले नंबर पर हमारा ESC की है, इसका नाम क्या है सर? इसका नाम एस्केप की है। अगर मैं इसकी पोजीशन बताऊं आपको तो हमारे कीबोर्ड के सबसे लेफ्ट टॉप पर होती है, सबसे ऊपर होती है और लेफ्ट साइड में। इसका यूज होता है हमेशा अगर आप किसी कमांड को क्लोज करना चाहते हैं, किसी को कैंसिल करना चाहते हैं, तब हम इसका यूज करते हैं। यानी हमेशा नेगेटिव कीज, किसी चीज को रोकना है, तब हम इस की के साथ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टैब की। टैब की का यूज किया जाता है मूव के लिए। जब हमें अपना कर्सर मूव कराना है तब हम टैब की का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, कैप्स लॉक को होल्ड करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल अल्ट इन चारों को होल्ड करते हैं। क्यों? अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। नेक्स्ट है विन की, जिसे हम विंडो की के नाम से जानते हैं। अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा सिंबल होता है, हमारी विंडो की का कुछ ऐसा सिंबल होता है, अगर आप अपने कीबोर्ड में ध्यान से। सर इसका काम क्या है? इसका काम है स्टार्ट बटन को, किसको? स्टार्ट बटन को एक्टिव करने के लिए। अच्छा, एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, हमारा वो कौन सा विंडोज का वर्जन है जिसमें स्टार्ट बटन अवेलेबल नहीं है? स्टार्ट बटन अवेलेबल नहीं है, कमेंट में बता दीजिए जिनको पता है। नेक्स्ट है स्पेस की। स्पेस की हमारे कीबोर्ड में सबसे लंबी की होती, सबसे बड़ी जो की है ना, वो स्पेस की है। सर इसका यूज क्या है? सर इसका क्यू है वर्ड को क्रिएट करना है। अगर आप वर्ड बनाना चाहते हो तब आप स्पेस की का यूज करोगे। नेक्स्ट राइट क्लिक। राइट क्लिक का मतलब क्या है? जैसे हम माउस का राइट क्लिक करते हैं ना, सेम वैसे ही हमारे कीबोर्ड में भी राइट क्लिक होता है। इसका यूज है सर कंटेस्ट। क्या है सर? कंटेस्ट, या फिर बोला जाए कि शॉर्टकट मेनू। किसके लिए? शॉर्टकट मेनू ओपन करने के लिए। कंटेस्ट मेनू या शॉर्टकट मेनू ओपन करने के लिए। एंटर का यूज किया जाता है किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो तब आप एंटर की के साथ जाओगे। बैक स्पेस और डिलीट, ये बैक स्पेस और डिलीट दोनों की ऐसी हैं जो हमेशा डिलीट के केस में जाती हैं। अब बैक स्पेस का यूज होता है लेफ्ट साइड में डिलीट करना है। बैक स्पेस और डिलीट को कैसे लिखोगे? ऐसे लिख लो, देखो बैक स्पेस, यहाँ पे लिखो बैक स्पेस, यहाँ पे लिखो बैक स्पेस और ऐसे एरो कर दो ऐसे, और यहाँ पे लिखो डिलीट, यहाँ पे लिखो क्या? डिलीट, और इसका यूज कर दो ऐसे। इसका मतलब क्या है कि बैक स्पेस लेफ्ट साइड में कैरेक्टर को डिलीट करता है और डिलीट हमारे राइट साइड में कैरेक्टर को डिलीट करता है। चलिए, नेक्स्ट है प्रिंट स्क्रीन और सिस्टम रिक्वेस्ट। इसका यूज किया जाता है स्क्रीनशॉट लेना है। क्या करना है सर? जब हमें स्क्रीनशॉट लेना है तब हम इसका यूज करते हैं स्क्रीनशॉट के लिए। नेक्स्ट स्क्रॉल लॉक को रखते हैं। पॉज ब्रेक मतलब रोकना है, क्या करना है? स्टॉप करना है, स्टॉप। और इंसर्ट का मतलब है कि हम कोई चीज इंसर्ट कर, देखो इंसर्ट का सबसे बेसिक सा यूज अगर मैं आपको बताऊं
तो इंसर्ट का जैसे कोई चीज इंसर्ट करने के लिए होता है, साथ ही साथ में अगर आप इसी इंसर्ट की का अगर एमएस वर्ड में आप समझोगे तो एमएस वर्ड में इंसर्ट और ओवर टाइप दो चीजें होती हैं। ओवर टाइप जैसे ओवरराइट के नाम से भी जानते हैं। अगर आपने इंसर्ट आपके एमएस वर्ड में सेलेक्ट है तो आप जो भी टाइप करेंगे वो इंसर्ट होगा। अगर ओवर टाइप जिसे हम ओवरराइट के नाम से भी जानते हैं, अगर वो सेलेक्ट है तो आप जो भी टाइप करेंगे पहले से जो टाइप है उस पर रिप्लेस होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये वो स्पेशल कीज हैं जिनका अलग अलग यूज होता है। अब हम उन कैटेगरीज की बात करते हैं जिनमें मैंने छुड़वाई थी। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर आती है मॉडिफायर, जिसमें हमारी शिफ्ट कंट्रोल अल्ट। पहला सवाल तो यही है कि मॉडिफायर की कौन कौन सी होती हैं और कितनी होती हैं। तो यहाँ पर आपको कितनी दिख रही है सर? 3 होती हैं। अब मॉडिफायर की होती क्या है, पहला सवाल तो ये आना चाहिए आपके माइंड में। तो मॉडिफायर का की का मतलब है ऐसे की जिनका सिंगल यूज नहीं, क्या है सर? जिनका सिंगल यूज नहीं होता, सिंगल यूज नॉट, सॉरी नॉट आगे लिखो, नॉट सिंगल यूज, यानी इनका हम अकेले यूज नहीं करते। अकेले का मतलब है आप अल्ट प्रेस करो कोई फर्क नहीं होता, यानी इन की के यूज के लिए हमें दूसरी की जरूरत होती है। जैसे आप कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, तो कंट्रोल के साथ हमें दूसरी की जरूरत होगी तभी इनका यूज होगा। ये अकेले यूज इनका नहीं होता है। ठीक है, चलिए टॉगल की। सर टॉगल की का यूज होता है हमेशा ऑन और ऑफ के केस में, मतलब जब चालू और बंद की बात आती है तब हम टॉगल की के साथ जाते हैं। ठीक है, 3 की इसमें भी आती हैं। कैप्स लॉक, सर ये हमारे लोअर केस किसके लिए? सर लोअर केस और अपर केस के लिए। लोअर केस या अपर केस के लिए जैसे हम कैपिटल और स्मॉल के नाम से भी जानते हैं। अगर हमें कोई स्मॉल टाइप करना है, कोई कैपिटल टाइप करना है, कैप्स लॉक ऑन कर दो तो आपका जो लेटर है वो कैपिटल टाइप होंगे। अगर इसे ऑफ कर दिया तो हमारे स्मॉल लेटर टाइप होंगे। ठीक है, इसी प्रकार स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल लॉक का मतलब है कि आपका जो स्क्रॉल है ना वो लॉक हो जाएगा। इसका मतलब है जैसे आप एमएस एक्सेल में आप यूज कर रहे हैं, आपने एमएस एक्सेल का अगर ध्यान दिया हो तो जैसे आप किसी सेल पर आपने सिलेक्शन कर दिया और आप स्क्रॉल करते हैं, अगर आपने स्क्रॉल किया तो आपका जो सेल का सिलेक्शन है वो भी स्क्रॉल करेगा। अगर आपने स्क्रॉल लॉक कर दिया तो आपका एक्सेल का जो सेल का सिलेक्शन है वो वहीं पर रहेगा, सीट स्क्रॉल होगी, यानी जो स्क्रॉल है ना वो लॉक हो जाएगा। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे टॉगल की में न्यू नम लॉक। नम लॉक का यूज क्या है? सर ये नम लॉक हमारे कीबोर्ड में राइट साइड में होता है, इसका यूज करते हैं न्यूमेरिक किसके लिए? सर न्यूमेरिक कीपैड को ऑन करने के लिए, यानी न्यूमेरिक कीपैड को ऑन और ऑफ के लिए। देखो टॉगल की में आता है तो ऑन और ऑफ किस में होगा, लेकिन नमलॉक का यूज न्यूमेरिक कीपैड को ऑन या और ऑफ के लिए। क्यों? इसका बेसिक सा डेफिनेशन यही था टॉगल में। अब ये काम जैसे अगर ऑन होगा, अगर आपको याद हो तो हमारे कीबोर्ड में, अगर मैं कीबोर्ड आपको दिखाऊं तो ये हमारा कीबोर्ड होता है। इस कीबोर्ड में अगर नंबर लॉक ऑन है तो ये हमारा जो कीबोर्ड है वो एज अ न्यूमेरिक कीपैड काम करेगा, यानी 1 2 3 4 जो नंबर है वैसे ही काम करता है। अगर ये नंबर लॉक ऑफ है इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा कीबोर्ड स्पेशल कीज की तरह काम करेगा, जिसमें जैसे अगर मैं 2 की बात करूं तो डाउन एरो होता है, अगर मैं अप की 8 की बात करूं तो अप एरो होता है, 4 हमारा लेफ्ट एरो है, 6 हमारा राइट एरो है। वही अगर 7 की बात करें होम है, हमारा 9 पेज अप है, 3 पेज डाउन है, एंड हमारा 1 है। तो यानी अगर ऑफ है तो न्यूमेरिक कीपैड हमारा ऐसा डायरेक्शन कीबोर्ड की तरह काम करता है, अगर ऑन है तो न्यूमेरिक नंबर के फॉर्म ही काम करेगा। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास नेविगेटर, जैसे हम नेविगेशन की के नाम से जानते हैं। अब ये नेविगेशन क्या होता है? सर नेविगेशन का मतलब होता है डायरेक्शन, यानी वो की जो दिशा देती है। अब दिशा में कौन सी? जैसे होम की, होम की हमेशा स्टार्टिंग की बात करती है। एंड की, एंड की हमेशा एंड की बात करती है, अंत की बात करती है। पेज अप हमेशा ऊपर की बात करती है, पेज डाउन नीचे की बात करती है। ठीक है, एरो की कितनी होती? कमेंट बॉक्स में बताइए सर एरो की कितनी होती? सर स्क्रॉल सही से नहीं आया।
मोटर जी, अगर आपको सही से नहीं आया तो एक काम करिए, आप एक्सेल को ओपन करो, ठीक है ना। एक्सेल स्क्रॉल समझते हैं, जैसे कर्सर का ये जो आपका स्क्रॉल है ना, इसे लॉक करना है, तब हम स्क्रॉल लॉक का यूज करते हैं, सिंपल, ठीक है। स्क्रॉल, यही तो होता है स्क्रॉल। स्क्रॉल हमने दो पढ़े हैं, या आप आगे पढ़ोगे, एक तो वर्टिकल जो ऊपर नीचे चलता है, एक लेफ्ट एंड राइट जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। चलिए कितनी होती है सर, चार की होती हैं, और ये चारों की अपने आप में डेफिनेशन को डिफाइन करती हैं। देखो, लेफ्ट लेफ्ट के लिए, राइट राइट के लिए, अप अप के लिए, और डाउन डाउन के लिए। बाकी इन कीज का अलग अलग, जैसे अगर हम एरो कीज के साथ मॉडिफायर की लगा दें तो इनका एडवांस यूज हो जाता है, यानी एक एडिशनल यूज हो जाता है। लेकिन एक चीज याद रखना कि जितनी मैंने आपको अभी डेफिनेशन समझाई हर कीज का, वो उनका बेसिक सा डेफिनेशन रहेगा। जैसे अगर मैं होम की बात करूं तो होम की का मैंने क्या बताया था सर, स्टार्टिंग के लिए, यानी स्टार्ट के लिए। अगर इसी होम की को अगर मैं कंट्रोल होम करूं तो डॉक्यूमेंट के हम प्रारंभ में पहुंच जाते हैं। भाई अगर हम सिंगल होम प्रेस करते हैं तो एमएस वर्ड के लाइन के प्रारंभ में पहुंच जाते हैं। तो यानी हमारा जो की है वो बेसिक यूज तो अपने पास रखेगी, हाँ मॉडिफायर की के साथ उसके एडिशनल यूज हो जाएंगे, लेकिन बेसिक यूज वो नहीं छोड़ेगी। इस चीज को ध्यान रखना आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि कीबोर्ड का जो कीज का क्लासिफिकेशन है वो आपको समझ में आया होगा। आ गया है तो एक बार यस कर दो, मैं आगे बढ़ूंगा। जिसको कोई भी की का अगर एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं चलता हूं आगे दूसरी प्राइमरी की के बारे में, जिसका नाम है माउस। और माउस तो आप लोग जानते हैं और यूज भी किया है, बहुत बार किया है, इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन याद रखना, माउस को कभी कभी सीपीसीटी वाले माइस भी बोल देते हैं। माइस माने चूहे होते हैं, माइस माने चूहे होती हैं। और काफी शन का इस जो मैं आप बात अभी बोलने जा रहा हूं, इस बात से 100 नहीं तो 95% स्टूडेंट ये कहेंगे कि ये बात सर आपने बिल्कुल सत्य बात बोली है। बात क्या है, बात ये है कि सर यहाँ पर तो हमें सब कुछ समझ में आता है, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो लैंग्वेज समझ में नहीं आती। इस बात को हर एक स्टूडेंट सही बोलेगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। इसके पीछे रीजन पता है, रीजन क्या है कि जो सीपीसीटी वाले जो क्वेश्चंस बनाते हैं, क्वेश्चंस वो इंग्लिश में बनाते हैं, हिंदी में नहीं बनाते, और उस इंग्लिश को गूगल ट्रांसलेट करते हैं। इसीलिए और हम क्वेश्चन को हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। यही रीजन है कि इंग्लिश वाली जो हिंदी वाली लैंग्वेज है वो हमें एग्जाम में प्रॉब्लम करती है, ठीक है। मैंने बहुत रिसर्च की इस चीज पर कि सीपीसीटी वाले सिंपल क्या करेंगे कि वो क्वेश्चन को इंग्लिश में तो बनाएंगे और ट्रांसलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि इस माउस को कभी भी माइस नहीं बोलते, माउस ही कहती है। जबकि सीपीसीटी वालों ने एक एग्जाम में माइस भी लिखा था माउस को। क्यों? क्योंकि माउस इसका मैंने कैसे पहचाना, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ऐसे पहचाना था कि एक जगह क्वेश्चन है, माउस को माउसिस बोला था। अब माउस माने चूहे होते हैं, और माउसिस कर दिया तो चूहे में कन्वर्ट हो गया, चूहे जैसे माइस लिख दिया था उन्होंने, ठीक है। तो अगर आपको कभी लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो पहली बात तो क्वेश्चन को मार्केट कर दो, सेकंड साइकिल रखो। दूसरा तरीका ये है कि अगर हिंदी में नहीं आया तो तुरंत इंग्लिश स्विच करो, दोनों की आदत बना लो, जरूरी है। चलिए वापस आते हैं लॉन्ग पर, और माउस की बात करें तो माउस हमारा सेकेंडरी, हमारा प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। इसका यूज किस पे होता है सर, जीयूआई इंटरफेस पे यूज होता है। जीयूआई इंटरफेस का मतलब समझते हैं, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी वो विंडोज जो ग्राफिक्स पर काम करती है, वहां पर हम माउस का यूज करते हैं। माउस में कितने बटन होते हैं सर, 3 होते हैं। माउस को हम इनपुट डिवाइस के अलावा पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। पॉइंटिंग का मतलब क्या है सर, जो कर्सर पर काम करता है, कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करे, उसे हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। किसी चीज को हाईलाइट कराए उसे हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। क्या माउस के अलावा और भी पॉइंटिंग
ऑपरेटिंग डिवाइस बिल्कुल है। कौन सी है पता है तो कमेंट कर दो, नहीं पता है सर वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा बता दीजिए भाई वॉइस प्रॉब्लम है क्या, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, चलिए तो मैं आवाज को सुधार देता हूँ। चलिए भाई अब तो क्लियर होगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, अब इशू नहीं होगा। हाँ जी ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब आप प्रॉब्लम नहीं आएगी, सुधार दिया। कमेंट पर मैं कम ध्यान दे पाता हूँ, अब इशू नहीं आएगा। चलिए फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। देखो माउस को हम GUI इंटरफेस पे यूज करते हैं, सबसे बेहतरीन इसका एग्जांपल हमारा विंडोज है। क्या है? विंडोज। वहीं अगर हम कीबोर्ड की तरफ जाएं तो कीबोर्ड GUI इंटरफेस के साथ सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है CUI इंटरफेस पर। माउस में कितने बटन है सर? 3 होते हैं। माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। माउस के अगर हम टाइप की बात करें तो माउस के टाइप हमारा मैकेनिकल, हमारे ऑप्टिकल होते हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो माउस को हमने वायर्ड और वायरलेस दोनों लिखा है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिंपल, माउस ही नहीं हर एक डिवाइस के लिए दोनों टर्म अप्लाई होते हैं। इसका मतलब है कि जब हम किसी डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो उसकी कनेक्टिविटी के दो माध्यम होंगे, या तो उसे वायर्ड में कर सकते हैं या उसे वायरलेस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारा माउस दोनों प्रकार का होता है, वायर्ड भी होती है और वायरलेस भी होती हैं। वही अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में रबर और मेटल बॉल होती है जो कि इसके मूवमेंट को फॉलो करती है या मूवमेंट को कंट्रोल करती है। अगर हम ऑप्टिकल माउस की बात करें तो ऑप्टिकल माउस को हम एलईडी लाइट के द्वारा, जो हम एलईडी लाइट समझते हैं, लाइट एम्बेडेड, ये मेरे हाथ में जो माउस है ना इसमें जो लाइट है ना, इस लाइट से हमारा कर्सर का पोजीशन कंट्रोल हो रहा है, तो इसे हम ऑप्टिकल माउस कहते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? ज्यादा डिफिकल्ट, कीबोर्ड माउस तो बहुत आसान है क्योंकि कॉमन डिवाइसेस हैं। बाकी कुछ ऐसी डिवाइस जो हम यूज नहीं करते उनको भी हमें पढ़ना होता है। आगे नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा स्कैनर। हाँ अगर काफी लोग ये भी पूछते हैं कि सर माउस किसने बनाया था, कीबोर्ड किसने बनाया था, तो ये बहुत रेयर सा सवाल होता है, कभी कभी पूछा जाता है। मैं नहीं पढ़ा था, मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया, मतलब इतने सारी साल हो गई मैंने नहीं पढ़ाया कभी भी कि कीबोर्ड किसने बनाया, क्योंकि बहुत फैक्ट वाला सवाल है और बहुत कम पूछा जाता है। तो मैं एक सवाल के पीछे उस पूरी लिस्टिंग के लिए अपना समय और आपका समय नहीं ले जाऊंगा कि मैं सबके इन्वेंटर आपको बताऊं और फिर उनके साथ उनका चांस नहीं कि आ ही जाए। और एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो फिर उस कभी कभी पर हम काम बाद में करते हैं जब वो ज्यादातर जो सवाल है वो पूरे हो जाते हैं उसके बाद। ठीक है, चलिए स्कैनर की डेफिनेशन अगर हम डिफाइन करें तो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी, ये जो मैंने शॉर्ट शॉर्ट टर्म लिखे ना ऐसे ही आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। स्कैनर के आगे क्या लिखोगे? ऐसे लिखो भाई। दूसरा टर्म क्या लिखोगे? स्कैनर, ऐसे लिखो स्कैनर। आगे लिखो हार्ड कॉपी। क्या करना है सर? हार्ड कॉपी से क्या करता है सर? सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। यही डेफिनेशन है सॉफ्ट कॉपी में, ये डेफिनेशन हो गया। बाकी अगर आप क्वालिटी मेजर करना चाहते हो स्कैनर की, तो आप सभी को बताया, चाहते हो प्रिंटर हो, चाहे हमारा मॉनिटर हो, स्कैनर हो, इनकी अगर आप क्वालिटी चेक करना चाहते हो तो क्वालिटी के लिए हम रेजोल्यूशन टर्म को डिफाइन करते हैं। रेजोल्यूशन को मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट होती है दो, DPI और PPI। लेकिन अगर हम DPI और DPI की बात करें तो DPI हमारा स्कैनर और प्रिंटर दोनों के लिए यूज होता है। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि स्कैनर की क्वालिटी की मेजरमेंट यूनिट क्या है सर? DPI। स्कैनर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए किस टर्म का यूज किया जाता है सर? रेजोल्यूशन को। रेजोल्यूशन को मेजर करने के लिए किस यूनिट का यूज किया जाता है सर? DPI। वहीं अगर आप प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर में भी यही चीज कॉमन होंगी।
यानी प्रिंटर की क्वालिटी रिजोल्यूशन बताएगा, और रिजोल्यूशन को मेजर करने के लिए हमारा डीपीआई मेजरमेंट यूनिट लगता है। सर डीपीआई क्या होता है, एक बार जिनको पता है बता दीजिए। डॉट पर इंच होता है। वहीं अगर हम मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर का रिजोल्यूशन हम पीपीआई से मेजर करते हैं, जिसे हम पिक्सल पर इंच कहते हैं। दो कॉमन इसके डीपीआई मतलब टाइप होते हैं, इसमें 60 डीपीआई और हमारा 1200 होता है। अगर हम स्कैनर के टाइप की बात करें तो दो टाइप है, एक एमआईसीआर होता है और दूसरा ऑप्टिकल स्कैनर होता है। एमआईसीआर और ऑप्टिकल स्कैनर होता है। अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो फ्लैट बेड स्कैनर है, हैंड हेल्ड स्कैनर है, तो ये स्कैनर के टाइप हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं डिवाइसेस की। अब यहां से आपकी जो योग्य मतलब क्या बोला जाए, आपकी साझेदारी रहेगी, यानी अब जो आगे डिवाइस आएंगे उनमें आपकी सख्त मुझे जरूरत पड़ेगी। पहला यानी जो डिवाइस है हमारी, जिसमें हमने स्कैनर में टाइप को डिफाइन किया था, वो है एमआईसीआर। अब आपकी जरूरत मुझे कहाँ पे पड़ेगी, जरूरत ये है कि एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में बता दो एमआईसीआर, क्योंकि यहाँ पर मैंने फुल फॉर्म ले लिखे, फुल फॉर्म आपको करने होंगे और बताने होंगे। वहां के कमेंट बॉक्स से आपको खुद को आइडिया हो जाए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। लेकिन जब फुल फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो फुल फॉर्म को सेपरेटली नहीं पढ़ा जाता, हर एक टॉपिक में एब्रिविएशन आते हैं, उन्हीं की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन फुल फॉर्म के दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला कंप्लीट, जैसे एमआईसीआर का फुल फॉर्म वो पूछ लें। दूसरा आता है कि एमआईसीआर में सी स्टैंड फॉर, यानी किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के आधार पर पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए तो एमआईसीआर की अगर आप डेफिनेशन याद करना चाहते हो तो सिर्फ दो शब्द लिख लो। पहला चेक, चेक समझते हैं, और बैंक। यानी अगर जब भी किसी क्वेश्चन में जब भी बैंक या फिर एमआईसी हमारा बैंक या फिर चेक, चेक समझते हैं, ये वाला चेक नहीं जो चेकिंग का काम करता है, ये वाला चेक नहीं, चेक समझते हैं जिसे हम मनी भरते हैं, वही वाला चेक बुक होती है। तो जब भी ये दोनों टर्म मिले किसी भी क्वेश्चन में तो बिना आंखें बंद करे, वैसे तो आंखें खोलनी पड़ेंगी आपको, आप सीधा एमआईसीआर लगा देना। एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, सब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एमआईसीआर की बात करें, एमआईसीआर अगर आपने चेक ध्यान से देखा है तो चेक में हमारे पास जो लेटर होते हैं, उन लेटर्स में या फिर जो चेक का जो मतलब चेक नंबर जो जिसे हम चेक क्या बोलते हैं, चेक नंबर ही होता है आई थिंक। चेक नंबर को बनाने के लिए दो चीजों का यूज होता है। पहला नंबर्स, जिसमें 0 से लेकर 9 तक यूज होते हैं, और 4 स्पेशल कैरेक्टर, यानी चेक का जो नंबर होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो नंबर्स रहते हैं 0 से 9 तक, और दूसरा 4 सिंबल। अब वो चार नंबर तो हमें आते हैं, 0 1 2 3 ये तो आते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो 4 स्पेशल सिंबल हैं उसमें ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है इसका यूज होता है ट्रांसिट के लिए, इसका यूज होता है अमाउंट के लिए, इसका यूज होता है ऑनर्स के लिए, इसका यूज होता है डैश के लिए। क्या हमें सारे याद करने, नहीं, आपको सिर्फ ये याद करना है कि हमारे चेक में जो 4 स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं, 4 स्पेशल सिंबल भी होते हैं, उनको आप ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ओसीआर, नाम से स्पष्ट हो रहा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एक चीज आपने देखी होगी, कभी कभी आर फॉर आपने दो चीज देखी है, आर फॉर हमारा रीडर भी काफी जगह मिल जाएगा आपको, और रिकॉग्निशन भी काफी जगह मिल जाएगा। लेकिन काफी लोग पूछ रहे हैं कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या, हम दोनों को सही माने, बिल्कुल दोनों को मानना जब भी पूछा जाए, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या। देखो रीडर का मतलब होता है कि जब हार्डवेयर की बात आती है, क्योंकि काफी जैसे हमारा ओसीआर होता है, ओसीआर सॉफ्टवेयर भी होता है और हमारा डिवाइस भी होता है। तो जब रीडर की बात आए तब डिवाइस की बात होगी, जब रिकॉग्निशन की बात आए सब सॉफ्टवेयर की बात होगी, ये दोनों में डिफरेंस होता है। बाकी ओसीआर की अगर बात करें तो हैंड रिटन और प्रिंटेड टास्क को
डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। सर एग्जांपल दे दो। एग्जांपल जैसे गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव हमारा आपने देखा होगा एडोब स्कैन होता है, एडोब स्कैन हम सीधा स्कैन करें तुरंत डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। हार्ड कॉपी होता है, प्रिंटेड टेक्स्ट होता है, उसी को हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। आगे ओएमआर, ओएमआर का डेफिनेशन क्या है सर? इसका यूज होगा हमेशा पेन और पेंसिल, यानी पेन और पेंसिल तो जरूर ही आएगा, लेकिन साथ ही साथ में इसमें एब्सेंट और प्रेजेंट का भी यूज होता है। यानी इसमें क्या होता है कि हमारे पास या तो हमारे पास कैसे सर, या तो आपके पास इस प्रकार के कुछ सिंबल्स रहेंगे या फिर सर्कल फॉर्म में रहेंगे। इन सर्कल फॉर्म में जो मार्क है उनमें पेन या पेंसिल से फिल करने के लिए हम ओएमआर का यूज करते हैं। जब ऑफलाइन पेपर होते थे तब ओएमआर सीट का यूज होता था, और ओएमआर को चेक करने के लिए हमारे ओएमआर स्कैनर लगता है, जिसे हम ऑप्टिकल मार्क रीडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब नेक्स्ट आता है बीसीआर। सर ये क्या होता है? सर बारकोड रीडर। इसे क्या कहते हैं सर? बारकोड कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बारकोड रीडर कहते हैं, बारकोड रीडर। सर इसका यूज कहाँ होता है? अगर आप कभी जैसे मॉल में गए हो तो मॉल में आपने देखा हो कि कोई प्रोडक्ट जो काउंटर वाला होता है वो क्या करता है कि मॉल में प्रोडक्ट लिया, उसने सीधा बारकोड से स्कैन किया। सर इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि इस बारकोड को जैसे ही वो उस प्रोडक्ट पर मतलब करता है तो वो प्रोडक्ट वो बारकोड क्या करता है? उस बारकोड को स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद डिटेक्ट करता है। यानी वो डिवाइस हमारा, वो बारकोड के अलग टाइप होते हैं। जो बारकोड स्कैनर होता है हमारा, देखो दोनों चीजें होती है इसमें। मैं अगर आपको बताऊं, आपकी प्रोडक्ट पर, यानी ये मेरे पास प्रोडक्ट है, इस पर बारकोड, इसके भी टाइप अलग अलग होंगे, और इसे जो रीड करेगा उसके भी अलग अलग टाइप हैं। दोनों के अलग अलग टाइप होते हैं, और दोनों के टाइप आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हर एक शिफ्ट में नहीं आता, एक आध शिफ्ट में पूछा जाता, तो उसकी भी चर्चा मैं करूंगा। यानी बारकोड को रीड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे हम बारकोड रीडर के नाम से जानते हैं। बारकोड रीडर के भी टाइप हैं, और जिसे हम बारकोड स्कैनर के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा, जिस बारकोड को हम स्कैन कर रहे हैं उसके भी टाइप है। जैसे आपने क्यूआर कोड सुना होगा, आपने कोड 39 सुना होगा, कोड 190 128 सुना होगा, मैक्सी कोड जो कभी एग्जाम में पूछा गया था, मैक्सी कोड के डेटा बार, कोडा बार जिसे कहते हैं, हमारा PD 417 जो कि अभी लेटेस्ट में पूछा गया था। ठीक है, चलिए। लेकिन इसी हम बारकोड स्कैनर को पॉइंट ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? पॉइंट ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि ये सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है। यहाँ पर मैंने बारकोड स्कैनर का जो बारकोड होता है हमारे प्रोडक्ट पर, उसका मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसे हम यूपीसी कोड के नाम से जानते हैं, यूपीसी। इसमें क्या होता है? इसमें अगर आप टोटल देखोगे तो 13 कैरेक्टर है। कितने हैं? आई थिंक 13 होते हैं। 13 में लास्ट अगर हम डिजिट की बात करें 13th नंबर की, तो ये 13 नंबर की जो डिजिट है वो हमें डिफाइन करती चेक डिजिट। चेक डिजिट से डिफाइन होता है कि अच्छे से वो प्रोडक्ट स्कैन हुआ है कि नहीं हुआ है। बाकी अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, ये स्टार्टिंग की बात करें तो ये हमें डिफाइन करेगा मैन्युफैक्चर के बारे में, यानी इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। ठीक है, और ये जो हमारे पास 5 डिजिट है ये उस प्रोडक्ट के बारे में डिफाइन करती है कि इस प्रोडक्ट का मतलब एक्सपायरी क्या है, प्राइस क्या है, किस कंपनी का है। तो आपको इनका जो नंबर है वो समझ में आ गया। नहीं, टोटल 13 नंबर का बारकोड होता है। इसमें स्टार्टिंग के जो हमारे पास 6 होते हैं, स्टार्टिंग के 6 या 7 देख लीजिए, स्टार्टिंग के जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरर को डिफाइन करते हैं। यानी मैन्युफैक्चरर कौन है, कहाँ पर इसका और मतलब हेडक्वार्टर है, कैसे कैसे प्रोडक्ट बनाता है, ये सारी चीजें रहती हैं। और दूसरे नंबर पे रहता है जिसमें 5 नंबर आते हैं, उनमें हम उस प्रोडक्ट के बारे में फाइंड कर पाते हैं। और लास्ट का जो डिजिट होता है 13th वाला, ये
डिफाइन करता है कि आपके रीडर ने उस बारकोड को सही ढंग से स्कैन किया है कि नहीं किया है, ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम चेक डिजिट के नाम से हम लोग जानते हैं। वहीं अगर हम बात करें, जैसे लिखा भी यहाँ पे रिटेल स्टोर पे यूज किया जाता है, ये है टाइप ऑफ बारकोड स्कैनर। यानी अगर हम टाइप ऑफ बारकोड स्कैनर की बात करें तो सबसे ज्यादा आपका सीसीडी, इसका फॉर्म है सर चार्ज कपल डिवाइस, और दूसरा है पेन टाइप डिवाइस। पेन टाइप, पेन की जैसा होता है, और चार्ज कपल डिवाइस ही एलईडी स्कैनर के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी सबसे ज्यादा जो स्कैनर यूज होता है, सबसे ज्यादा चार्ज कपल डिवाइस होता है जो एलईडी स्कैनर, एलईडी बेस्ड काम करता है। एलईडी समझते हैं, यानी जैसे ही स्कैनर की बटन जैसे ही प्रेस किया, वो लाइट हमारे बारकोड पर जैसे ही रिफ्लेक्ट होगी, वहां से स्कैन कर लेगा उस प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि ये कोड आपको समझ में आएगा। यानी आपने जब मॉल में जाती है ना, तो सीधा लाइट, और सबसे ज्यादा वही डिवाइस यूज होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सीसीडी। याद रखना, सीसीडी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ये टाइप ऑफ बार कोड है, इनकी मैं आगे चर्चा करूंगा। टाइप ऑफ बार कोड को मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको इतना समझ में आ गया कि बार कोड स्कैनर के भी टाइप हैं और बार कोड के भी टाइप हैं। ये सारे टाइप हैं, इनकी मैं आगे चर्चा करूंगा, अभी नहीं करूंगा। अभी आप सिंपल इतना रख लो कि बार कोड को स्कैन करने के लिए बार कोड स्कैनर का यूज होता है, और बार कोड के भी अपने टाइप्स होते हैं जो कि उस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले डिवाइस के पास, जिसका नाम है ग्राफिकल टैबलेट। ये दो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली, सबसे ज्यादा इस समय पूछी जा रही है। यानी तीन डिवाइस सबसे ज्यादा पूछी जा रही अभी 7 to 8 में। एक तो बारकोड, ग्राफिक और बायोमेट्रिक, ये तीन सबसे ज्यादा, वैसे कॉमन तो सारी हैं जितनी अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पूछी यही जा रही है। मतलब 7 to 8 में, हर एक शिफ्ट में नहीं आ रहा, लेकिन आता है तब परेशान जरूर करता है। नेक्स्ट है ग्राफिकल टैबलेट। ग्राफिकल टैबलेट को हम डिस्क्लोजर, ग्राफिक डिजिटल ग्राफिक टैबलेट, पेन टैब, ड्राइंग टैबलेट, एक्शनल ड्राइंग पैड, या फिर डिजिटल आर्ट बोर्ड के नाम से जानते हैं। सर ये होता क्या है, ये मेरे हाथ में जिससे मैं लिख रहा हूं ना, ये आपको समझ में आ रहा है, ये होता है ग्राफिक टैबलेट। सर जिससे आप लिख रहा हूं, जैसे ये मैं लिख रहा हूं, ये पेन, इस पेन को हम क्या कहते हैं, स्टाइलस कहते हैं। इस पेन को हम स्टाइलस कहते हैं। ये जो सरफेस आपको नजर आ रहा है, इसे हम ग्राफिक टैबलेट के नाम से जानते हैं। इसका यूज किसके लिए होता है, सर इसका यूज दो चीजों के लिए यूज होता है। या तो हमें कोई चीज ड्रॉ करनी है, या कोई चीज हमें हाईलाइट करनी है, तब हम जाते हैं ग्राफिक टैबलेट के साथ। ग्राफिक टैबलेट के भी अपने टाइप है, जिसमें हमारा पैसिव टैबलेट है, एक्टिव है, ऑप्टिकल है, एक्टिव है, और कैपेसिटिव है। सर इनके टाइप पूछे जाते हैं, बिल्कुल। पहला सवाल तो यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वैलिड टाइप है कि या वैलिड नहीं है। डेफिनेशन भी पूछी जाती है, इससे पहले भी सेशन में पूछी गई थी, अभी रिसेंटली हुआ था उसमें भी आई थी। लेकिन इन बारकोड के टाइप के और ग्राफिक टैबलेट की डेफिनेशन, इनको मैं आगे डिफाइन करूंगा। अभी होल्ड कर लो, मैंने मेरा थोड़ा तरीका अलग है, मैं स्टेप बाय स्टेप चीजें देता हूँ। बाकी अगर आप पहले मतलब ग्राफिक टैबलेट की बात करें तो 80 में, मतलब 1888 में एलिसा ग्रेच द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक हैंड डिवाइस, जिसे टेलीग्राफ के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, टेलीग्राफ के नाम से जानते हैं, वो पेटेंट कराया था। पेटेंट का मतलब समझते हैं, जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया और मैंने उसको ऑथराइज कर लिया कि ये मेरे नाम से जाना जाए, सबसे पहले नाम से मैंने इसे इंट्रोड्यूस किया है। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक हैंड राइटिंग, मतलब लिखने वाली जो डिवाइस बनाई थी, वो 1888 में बनाई थी अलीसा ग्रे ग्रे ने। और इसका नाम क्या था, सर टेलोग्राफ था। टेलोग्राफ पूछा जाए कभी तो फैक्ट बेस पर याद रखना, मैंने डाल दिया कि कभी पूछ ले, शायद, पता नहीं, भरोसा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट डिवाइस है जॉयस्टिक। अब यहाँ से सिंगल सिंगल डिवाइस है और इनका सिंगल सिंगल डेफिनेशन। जैसे जॉयस्टिक, जॉयस्टिक को हमेशा हम गेमिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। जब गेम यूज करने की बात आती, गेम प्ले करने की बात आती, तब जॉयस्टिक
और बहुत बार पूछा भी गया है कि इनमें से गेमिंग डिवाइस कौन सी है। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल बिल्कुल माउस की तरह ही होता है, लेकिन सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आपने अगर माउस को ध्यान से पढ़ा हो तो माउस में मैंने दो चीजें बताई थी, एक हमारा ऑप्टिकल था, एक मैकेनिकल था। मैकेनिकल माउस में बॉल होती है रबर रबर वाली, ऐसे ही ट्रैक बॉल की मूवमेंट को मूवमेंट करने के लिए हमारे पास इसमें बॉल होती है, इसीलिए इसे ट्रैक बॉल बोला जाता है। बिल्कुल माउस की तरह ही होता है, लेकिन हमारे कर्सर की मूवमेंट को लिए इसमें बॉल होती है, इसीलिए इसे ट्रैक बॉल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है लाइट पेन। लाइट पेन का यूज किया जाता है सेलेक्ट और ड्रॉ के लिए। लाइट पेन को हम एलईडी कैसी सर एलईडी सेंसिटिव डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, यानी लाइट सेंसिटिव डिवाइस। बाकी हमारी लाइट पेन है उसको एक और नाम देते हैं जो कि मैंने आगे लिखा है, उसके द्वारा देखिए। जैसे माउस होता है, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, वैसे ही लाइट को हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम के साथ साथ हम ऑप्टिकल डिवाइस भी कहते हैं। अब ऑप्टिकल क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल इसीलिए क्योंकि अगर आपको याद हो तो माउस में हमने दो टाइप देखे थे, मैकेनिकल ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का डेफिनेशन क्या था अगर मैं वापस ले जाऊं? ऑप्टिकल का डेफिनेशन क्या था अगर मैं वापस ले जाऊं आपको, ये रहा। अगर आपको ऑप्टिकल के याद हो तो ऑप्टिकल में माउस इसमें ऑप्टिकल माउस में कर्सर की पोजीशन को एलईडी लाइट्स लाइट एम्बेडेड डायोड, यानी ये जो लेजर लाइट है, लेजर लाइट ये हमारा क्या करती थी? कंट्रोल करती है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे लाइट पेन में भी हमारी पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए इसी लाइट का यूज किया जाता है। इसीलिए लाइट पेन को हम लाइट एम्बेडेड डाइस या फिर लाइट सेंसिटिव डिवाइस के साथ साथ हम ऑप्टिकल डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हर जगह आपको मिलेंगी नहीं, लेकिन आपको रिलेट करना होगा, ठीक है ना? रिलेट करना होगा। इसलिए आपने देखा हो कि ऑप्टिकल स्कैनर भी थे, क्योंकि लाइट बेस्ड जो जा रहे हैं ना, लाइट बेस्ड, वो हमारे सीधा एलईडी बेस्ड स्कैनर हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्टाइलस। स्टाइलस मैंने आपको बता दिया, जो मेरे हाथ में पेन है इसे हम स्टाइलस कहते हैं, और इसका यूज होता है ड्रॉ एंड राइट ऑन सरफेस, या फिर टच स्क्रीन पे लिखना, या फिर ग्राफिक टैबलेट, यानी इस टैबलेट पे लिखना है या फिर टच स्क्रीन पे काफी बार जो पेन चलता है उसे हम स्टाइलस के नाम से ही जानते हैं। नेक्स्ट है टच पैड। सर ये लैपटॉप में होता है, आपने देखा लैपटॉप में जो कर्सर की पोजीशन के कर्सर को मूवमेंट कराने के लिए जो एक चौकोर एरिया होता है रेक्टेंगल शेप में, उसे हम टच पैड के नाम से जानते हैं। बिल्कुल माउस की तरह काम करता है, बिल्कुल माउस की तरह ही काम करता है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। क्या है? अब कुछ चीजें ऐसी जिनका नाम अपने आप डिफाइन हो रहा है। माइक्रोफोन क्या है? सर माइक्रोफोन का यूज किया जाए, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये साउंड सिग्नल है, मेरे द्वारा बोला जा रहा है वो साउंड सिग्नल है। इस साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और आप जो सुन रहे हैं वो है स्पीकर। वो किसके द्वारा हो रहा है? यानी साउंड और स्पीकर दोनों के अपोजिट होते हैं। माइक्रोफोन साउंड को इलेक्ट्रिकल में और स्पीकर इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट करता है, ठीक है? अगर हम माइक्रोफोन के टाइप की बात करें, पूछा जाता है टाइप हमारे कितने होते हैं सर? 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक तो डायनेमिक होता है, रिबन होता है और कंडेंसर। 3 प्रकार के हमारे माइक्रोफोन होती है। सर इनको थोड़ा अच्छे से समझा दो तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं डायनेमिक की बात करूं तो डायनेमिक डायाफ्रेम डायाफ्राम से बना होता है। इसी मतलब एलिमेंट की वजह से इसे लाइव और रिकॉर्डिंग के लिए यूज किया जाता है। यानी एक सिंपल सा डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरे द्वारा जो बोला जाने वाला जो वॉइस है, जो आवाज है, सिर्फ उसी को ले। सराउंडिंग में जो भी आवाज हो रही हो, यानी जब आप स्टेज पे जो प्रोग्राम होते हैं, सिंगर जो सॉन्ग यूज करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, या फिर बोला जाए कि जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरे यहाँ पे तो अभी डायनेमिक नहीं है, बट जैसे आप किसी भी टीचर की क्लास लेते हो तो उनके कान में जो लगा रहता है वो डायनेमिक माइक होता है। उससे फायदा क्या है कि बाहर की सराउंडिंग आवाज नहीं रहती, चाहे तो फैन चले, कुछ भी कोई भी चिल्लाए, उसकी आवाज नहीं आती। तो डायनेमिक का मतलब है सराउंडिंग आवाज बिल्कुल नहीं लेगा, और
हमारा जो टीचर बोल रहा है, जो चीजें हम बोल रहे हैं, और जितना मुंह के पास होगा उतना ही वॉइस ज्यादा, जितनी दूरी बढ़ती जाएगी वो आवाज फिर नहीं लेगा। और कंडेंसर, कंडेंसर में क्या होता है कि वो सराउंडिंग की आवाज भी ले लेता है, सराउंडिंग की, आसपास की। जहां पर कंडेंसर माइक यूज होते हैं तो उनका जो रूम होता है जहां पर वो परफॉर्म करें वो पूरी तरीके से पैक होता है कि बाहर की आवाज आए ही ना। अगर आप खुद का, जैसे काफी ऐसे भी लोग होंगे जो कभी रिकॉर्डिंग कुछ करना चाहते हैं, तो जब भी आप माइक लो, आप चाहते हो आसपास की आवाज ना आए, तो डायनेमिक माइक लेना। और आप अगर कंडेंसर माइक ले लेते हैं गलती से, तो आप अपने आप को ऐसी जगह पे रिकॉर्डिंग या फिर कुछ भी करना जहां से बाहर की सराउंडिंग वॉइस ना आए। इन दोनों में डिफरेंस होता है, ये बहुत बारीक सा पॉइंट होता है। और एक चीज और याद रखना कि माइक के लिए माइक के लिए हमारा जैक होते हैं, माइक के लिए जैक होते हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा इनको, साउंड जब पढ़ेंगे, अभी साउंड कार्ड भी पढ़ेंगे तब समझेंगे इसे। जैक भी यूज होते हैं, इन जैक में मैं आपको समझाऊंगा कि इनका अलग लाभ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मेरे पास अभी है नहीं, अगर आप अपनी ईयरफोन को देखेंगे, जब माइक को देखते हैं तो माइक में एक जैक होता है, कनेक्टर होता है, जो कि हमारे माइक को कनेक्ट करता है। तो उसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे आगे। नेक्स्ट है हमारा कैमरा। कैमरा का यूज किया जाता है फोटो को लेने के लिए, ये तो सब लोग जानते हैं। और वेब कैम का यूज किया जाता है रियल टाइम में इमेज या वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए। जैसे अभी मुझे आप देख पा रहे हैं, तो ये वेब कैम के द्वारा देख पा रहे हैं। यहाँ पर फोटो और वीडियो दोनों के लिए यूज होता है। सर वेब कैम और हमारे कैमरा में डिफरेंस क्या है? वेब कैम आप समझ सकते हैं हार्डवेयर होता है, लेकिन एक वेब कैम के साथ साथ एक और आता है, ओपन कैम भी आता है। ओपन कैम भी आता है। ओपन कैम क्या होता है? सर ये सॉफ्टवेयर होता है। दोनों में डिफरेंस, यानी वेब कैम एक डिवाइस है और ओपन कैम, दोनों कैमरे होते हैं, दोनों। चलिए, लास्ट हमारे पास डिवाइस है जिसका नाम वायोमेट्रिक है। वायोमेट्रिक का सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारा मोबाइल है, सबसे बेहतरीन एग्जांपल। यानी बायोमेट्रिक क्या करता है? सर बायोलॉजिकल, कैसे? बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को स्कैन करता है। कैसे? वॉइस, फेस, फिंगरप्रिंट्स, आई, ये हमारे बायोलॉजिकल विशेषताएं होती हैं जिसके आधार पर बायोमेट्रिक काम करता है। और बायोमेट्रिक को हम स्टैंड अलोन डिवाइस कहते हैं। सर ये क्या है? देखो, स्टैंड अलोन डिवाइस का मतलब है कि ये, जैसे स्टैंड अलोन का मतलब है हमने इनपुट दिया और आउटपुट के लिए इनकी किसी होस्ट की जरूरत नहीं होती, यानी अपने आप आउटपुट मिलता है। जैसे आपने जैसे फिंगर लगाया, तो अगर आपका फिंगर मैच करे तो ऑटोमेटिक आपको एक्सेस दे देगा मोबाइल, ठीक है ना? आप डोरबेल प्रेस करते हैं अपने घर पर, तो आपने देखा डोरबेल जैसे प्रेस की आउटपुट अपने आप मिलता है, ठीक है ना? तो ऐसी डिवाइस जो आउटपुट अपने आप दे उसे हम स्टैंड अलोन डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो ये था पूरा का पूरा इनपुट डिवाइस के बारे में। यहाँ पर फिनिश हो जाता है, बाकी टाइप ऑफ ग्राफिक टैबलेट भी लिखे हैं, बारकोड भी लिखे हैं, तो उनकी आगे मैं चर्चा करूंगा। अगर मैं लेक्चर को समराइज करूं तो यहाँ पर हमने इनपुट डिवाइस के पहले तो एग्जांपल्स देखे, जिसमें कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, स्कैनर के बाद हमारे पास MICR, OMR, OCR, बारकोड जिसे हम BCR के नाम से जानते हैं, बारकोड के बाद ग्राफिक टैबलेट, हमारे पास जॉयस्टिक, ट्रैक वॉल, लाइट पेन, स्टाइलस, कैमरा, वेबकैम, बायोमेट्रिक, ये वो सारी डिवाइस थी जो इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स थे। और एनी डिवाइस का मैंने छोटे छोटे पॉइंट में इनका डेफिनेशन आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है? एक बार कंफर्म कर दो कि हाँ सर इतना समझ में आ गया है। सर मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ।
और भाई मैंने आपको जो पीडीएफ भेजे हैं, ना, उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने बायोमेट्रिक अलग से पढ़ाया है। किसी को लग रहा है कि सर बायोमेट्रिक हमें समझ में नहीं आता, तो बायोमेट्रिक मैंने अलग से पढ़ा, अलग से लिखा भी है बायोमेट्रिक। कैसे, सुनिए भाई, देखो बायोमेट्रिक होता क्या है, ये लिखा है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक कैसे काम करता है, साथ ही में बायोमेट्रिक के डिवाइस के टाइप, केमिकल, हमारा विजुअल बायोमेट्रिक, बिहेवियर जिसमें अभी हमने बात की थी, कुछ ऑटोमेटिक भी होते हैं और जिसे हम ऑडिटरी भी कहते हैं, और बायोमेट्रिक के जो टाइप हैं जैसे फेशियल, फिंगरप्रिंट, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। आइरिस, वेन डायग्राम, रेटिना, वॉइस, डीएनए मैचिंग और डिजिटल सिग्नेचर यूज कहाँ कहाँ पर होता है ये भी लिखा है। एक्सेस का ये कॉमन टाइप है, बाकी ज्यादा डिटेल में नहीं है क्योंकि इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है और कंफ्यूज करता है वो ये है, जैसे डीएनए द्वारा अगर आप किसी यूजर को एक्सेस करने की परमिशन देते हैं तो उसे केमिकल कहते हैं, केमिकल। वहीं अगर हम आंख के द्वारा, फेस के द्वारा, फिंगरप्रिंट या रेटिना स्कैन के द्वारा किसी यूजर को एक्सेस मिले तो उसे हम विजुअल बायोमेट्रिक डिवाइस के नाम से जाते हैं। अगर बायोलॉजिकल की बात करें, बायोलॉजिकल, तो बायोलॉजिकल में क्या होता है, हमारे वेलोसिटी ऑफ स्कैनर, ब्रेथ ऑफ स्कैनर, प्रेशर ऑफ साइन, मतलब जैसे इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे मतलब स्कैनर, जैसे आप सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर कितने डीप तक, मतलब सिग्नेचर में भी क्या होता है, हमारी सिग्नेचर की लेंथ होती है, लेंथ समझते हैं, ब्रेथ होती है, वैसे लेंथ तो उतनी होती है, लेंथ पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेंथ ब्रेथ इन सारी चीजों पर हमारा बिहेवियर चलता है। और वॉइस वाला, जैसे काफी डिवाइस ऐसी होती है जो वॉइस से हमारे मतलब एक्सेस हो जाती है, उन्हें हम ऑडियोटरी कहते हैं, ऑडियोटरी जो ऑडियो के द्वारा हो जाती है। तो ये वो डिवाइस है जो कहीं ना कहीं हमारे इनपुट डिवाइस की तरह काम करती हैं। समझ में आया होगा आपको। देखो भाई, पीडीएफ की बात करें, काफी लोग पीडीएफ का कह रहे हैं, तो पीडीएफ देखो भाई, मैंने कंप्यूटर नोट्स नाम से पीडीएफ दिया था, याद है आपको। उसमें सबसे पहले नंबर पर पीडी हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, उसके बाद पीडी है, मेमोरी है, ऐसे उसी पीडीएफ में ऑलरेडी सारे टॉपिक लगे हुए हैं, फिर भी आप पीडीएफ मांग रहे हो। यानी आप ये चाहते हो कि जैसे ही क्लास हो मैं आपको पीडीएफ भेजूं, मैं नहीं भेजूंगा। क्यों? क्योंकि एक ही बार में सारे पीडीएफ भेज चुका हूं, तो आप उन्हें एक्सेस करो ना। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बाकी जो रह गया है ना, अभी तो डिवाइस स्टार्ट हुई है, अभी तो डिवाइस स्टार्ट हुई है, टेंशन न लें। अभी हमने हर डिवाइस के बारे में इंट्रोड्यूस किया है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझते जाएंगे। तो आज मेन रूप से इनपुट डिवाइस के बारे में समझा, तो इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन भी समझी, डेफिनेशन के बाद हमने समझा था एग्जांपल्स। कुछ याद ना रहे, इतना जरूर याद रखना कि ये इनपुट होती है या फिर नहीं होती, बस इतना अगर पकड़ लिया तो क्वेश्चन आप फिर आपसे नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ही आपको, तो क्वेश्चन से आप खुद चेक करना कि सर जो आप कह रहे हो सही है या गलत है। ठीक है, चलिए ओपन करके भी देख लो, बिल्कुल सही बात है बेबी। पहले तू देखना नहीं चाहता ना पीडीएफ, मैंने सुबह क्लास कराई कंप्यूटर सिस्टम, तो पीडीएफ भेज दो, पीडीएफ सबको पहले चाहिए भाई। और क्वेश्चंस की मैं बहुत कम पीडीएफ देता हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चंस बहुत कराता हूँ, इसीलिए मैं क्वेश्चन। कल क्या टॉपिक रहेगा भाई, पीढ़ी को आगे बढ़ाया है तो कल का टॉपिक आगे ही होगा भाई, इसमें कुछ नया नहीं है। कल हम बात करेंगे किसकी, एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, 4 डिवाइस होती हैं एग्जांपल्स आउटपुट का, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर। उसके बाद परसों जो क्लास होगी उसमें हम उन डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे जो बोथ होती है, यानी इनपुट भी है आउटपुट भी है, दोनों पर काम कर। ये 3 दिन का सेशन है, 3 दिन में हमारा पीडी खत्म हो जाएगा, उसके बाद 2 दिन में मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
सर ने पहले ही पीडीएफ दे दिया भाई, जिसको नहीं मिली है तो मुझे फिर से मैसेज कर देना, मैं फिर भेज दूंगा। इतना कष्ट मैं आपके लिए कर सकता हूँ, लेकिन हर टॉपिक के बाद आप पीडीएफ मांगोगे तो फिर गलत बात होगी, फिर तो पता है आप। हाँ जी। और भाई सुनो, हो सकता है कि आपके पास जो पीडीएफ हो उसमें कंटेंट थोड़ा सा कम हो, क्योंकि मैं हर बार कुछ ना कुछ चीज पॉइंट ऐड कर देता हूँ, तो कम है तो उसे नोट कर लेना। वो क्या है ना, सर आपने भेजा है वो अलग है, ये बढ़ाया वो अलग है, भाई थोड़ा बहुत अपडेट हो जाता है, थोड़ा बहुत पॉइंट ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी सी आदत है कि जब तक मैं कुछ ऐड नहीं करता हूँ तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसी टॉपिक को बार बार पढ़ाए जा रहा हूँ। तो मैं अपने आप मन को समझाने के लिए हर पीडीएफ में कुछ पॉइंट ऐड कर देता हूँ, जैसे मेरा मन मान जाता है कि हाँ कि नया है तो मुझे इंटरेस्ट लगता है, नहीं तो उस टॉपिक में बोरिंग आता है मुझे। तो इसीलिए आप परेशान ना हुआ करें, जो भी पीडीएफ आपको दिया गया है पहले, उसमें थोड़े बहुत पॉइंट कम ज्यादा हो सकते हैं, तो जो कम है, जो लिखे नहीं है, उनको लिख लो वहां, बस इतने से काम हो जाएगा। नहीं बिल्कुल, देखो आरती मैं इवनिंग में ही क्लास लेता हूँ, लेकिन कभी कभी मॉर्निंग में भी हो जाती है, लेकिन अगर मॉर्निंग में आप नहीं ले पाते तो बाद में इवनिंग में ले लो, आपके पास समय है। और अभी मैं आपका 1 आवर्स ले रहा हूँ, सिर्फ 1 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, और भाई थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ा दो। यानी स्पीड का मतलब ये है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसे तो पढ़ रहे हो, अगर आपका कोई टॉपिक छूट, वैसे तो एक ही टॉपिक हुआ है, वो टॉपिक छूट गया तो उसे भी जल्दी से कवर कर लो, क्योंकि जैसे मेमोरी के बाद जाएंगे फिर हमारी स्पीड और टाइम दोनों बढ़ जाएंगे। यानी हम टाइम भी आपसे, मैंने जब आपने मुझे ज्वाइन किया था तो मैंने 2 घंटे का आपसे बोला था कि मुझे आपके 24 घंटे में से 2 घंटे चाहिए, अभी मैं एक ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मेरे माहौल में आपको ढलने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड ज्यादा कर दूं फिर आप कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा, तो समझो थोड़ी, मुझे समझो, अपने आप को और अपने मेरे कंटेंट दोनों को समझ जाओगे, फिर आप इस मेरी स्पीड में लय भी पकड़ जाएंगे। ठीक है, बाकी फिर भी किसी को कोई परेशानी है तो भाई डरा मत करो, नंबर मेरा स्क्रीन पर है, फोन कर लिया करो, व्हाट्सएप कर लिया करो, कोई पहाड़ नहीं टूटेगा अगर आप मुझसे पूछ लोगे। ठीक है ना? चलिए तो फिर मैं मिलूंगा आपको कल के वीडियो में, जिसमें हम आउटपुट डिवाइस के बारे में चर्चा करेंगे। जिनके पास नोट्स हैं पढ़ के आना, जिनके पास अगर लग रहा है कि आपके पास, वैसे तो बैच है ही आप सभी के पास, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं सर हम पहले से पढ़ के आना चाहते हैं, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस में अवेलेबल हैं, जिसमें वो स्टूडेंट मुझे बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर आप तो पुरानी क्लास दे रहे हो। भाई पुरानी क्लास नहीं है वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो हमें इसीलिए देते हैं, कुछ स्टूडेंट का मानना है कि सर हम पहले से पढ़ के आना चाहते हैं, तो आप प्री रिकॉर्डेड वीडियो को हर टॉपिक के नाम से अपलोड है, उनको आप सुन के आ सकते हैं। दूसरा, किसी को लाइव नहीं पढ़ना, रिकॉर्डेड पढ़ना, तो उसके लिए हम प्री रिकॉर्डेड देते हैं, जिसमें हमने पेरिफेरल को लगभग 8 से 10 वीडियो में डिवाइड किया, छोटे छोटे 15 से 10 मिनट के वीडियोस हैं। आप सुनोगे तो आपको वहां पर भी बहुत कुछ समझ में आएगा, वरना तो लाइव ले ही रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।